हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम अपना कर रहे हैं पेपर टेस्ट नंबर 6310। लास्ट क्लास में हमने 47 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। भारत सरकार किसी व्यक्ति को देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकती है यदि फर्स्ट दे रखा उसने भारत में कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा प्रदान की हो। सेकंड है उसे नागरिकता प्रदान की जाती है तो उसे भारत में निवास करने का या भारत सरकार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधीन कार्य करने का आवश्यक रखता हो। थर्ड है वह देशीकरण द्वारा नागरिकता हेतु आवेदन करने से ठीक पहले के 12 महीनों की अवधि से पूर्व के 14 वर्षों में से कम 11 वर्षों तक निवास करता हो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। केवल 2 और 3 सही है, फर्स्ट वाला हमारा गलत है। कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए नागरिकता प्रदान करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है। संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत उपबंधित राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को भारत के किसी विशेष भाग तक सीमित कर सकता है। सेकंड दे रखा है राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। केवल फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश प्राप्त होने के उपरांत ही कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से हो सकती है, न कि प्रधानमंत्री की सलाह से। तो हमारा जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला, वो फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित में से किस बात के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका मूलभूत संरचना का हिस्सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। एस.आर. बोम्मई-बाद। उच्चतम न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई-बाद 1994 में माना है कि उद्देशिका मूलभूत संरचना का हिस्सा है। इस ऐतिहासिक वाद ने इस तथ्य पर बल दिया कि उद्देशिका संविधान के मूलभूत मूल्यों जैसे पंथनिरपेक्षता, संघवाद और लोकतंत्र को दर्शाती है। साथ ही उन्हें संवैधानिक संशोधनों या विधायी कार्यवाहियों द्वारा परिवर्तित या नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। नंबर 51 है। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय व्यवस्था की तुलना में अध्यक्षीय व्यवस्था के लाभ माने जा सकते हैं? फर्स्ट है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, सेकंड है स्थिर सरकार, थर्ड है कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव में कमी, फोर्थ है जनता की राय के प्रति अनुक्रियाशील। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत है। आदेशात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण टकराव को कम करने के बजाय बढ़ा सकता है, विशेष रूप से उन स्थितियों में जहां कार्यपालिका और विधायिका में भिन्न राजनीतिक दलों का बहुमत हो। तो थर्ड वाला हमारा गलत हो गया। फोर्थ पॉइंट है, चूंकि राष्ट्रपति है ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसकी नीति स्थानीय या विशिष्ट समूह के मुद्दों को संबोधित करने के बजाय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर केंद्रित हो सकती है। ये संभवतः उसे कुछ विशेष सार्वजनिक मांगों के प्रति कम अनुक्रियाशील बनाता है। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ भी गलत है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 है। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। सेकंड, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? तो इसका आंसर है हमारा 52 का ऑप्शन डी। ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है अथवा समाप्त किया जा सकता है।
ऐसी उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। फर्स्ट वाला कट हो गया। सेकंड, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है। इसी प्रकार हर 6 महीने में संसद की मंजूरी द्वारा इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे 3 वर्ष दे रखा था। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड सरकारी पोर्टल है, दूसरी साइड उद्देश्य है। अन्य चक्र है फर्स्ट, इसका उद्देश्य है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन हेतु उपकरण। सेकंड दे रखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्यों के लिए सब्सिडी के दावे की प्रक्रिया को सरल बनाता है। थर्ड अमृत ज्ञान कोष, इसका उद्देश्य दे रखा है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड वाला हमारा गलत है। इसका उद्देश्य जो अमृत ज्ञान कोष है, इसका उद्देश्य भारत में लोक प्रशासकों के लिए शासन संबंधी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है। आंसर है इसका हमारा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है और जो गैर नागरिक है या विदेशी है उनके लिए उपलब्ध नहीं है। फर्स्ट है निजता का अधिकार, सेकंड है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, फोर्थ है शांतिपूर्वक सम्मेलन का आधार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 54 है, इसका आंसर है सी 2 और 4। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार ये केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है और गैर नागरिकों या विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर है डी द्विसदनीयता। द्विसदनीयता भारतीय संविधान की एक संघीय विशेषता है। एकल संविधान, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सब भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं। नंबर 56 है, सशस्त्र बलों पर मूल अधिकारों की प्रयोज्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है संसद सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित और निरसित दोनों कर सकती है। सेकंड दे रखा है सशस्त्र बलों के सदस्य अभिव्यक्ति में केवल सैनिक शामिल हैं और सशस्त्र बलों के गैर लड़ाकू जो सदस्य शामिल नहीं हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है। तो इसका आंसर है 56 का ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला हमारा गलत है। सशस्त्र बलों के सदस्य अभिव्यक्ति में सशस्त्र बलों के ऐसे कर्मचारी भी शामिल होते हैं जो गैर लड़ाकू हैं, जैसे कि नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाने वाला, दर्जी आदि। तो कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 57, राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और सेवा शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है वे 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रह सकते हैं। सेकंड, राज्य सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें ये निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं और इसी प्रकार अन्य सूचना आयुक्त हैं उनके वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें राज्य के मुख्य सचिव के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है यह एक संवैधानिक निकाय है। सेकंड दे रखा है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। मूलतः जो CVC है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, यह ना तो एक संवैधानिक निकाय और ना ही एक सांविधिक निकाय था। आगे चलकर
2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसको एक सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। तो फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन गलत है, आंसर हो गया हमारा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग निम्नलिखित में से कौन से निकाय या निकायों की लेखाओं की लेखा परीक्षा कर सकता है? फर्स्ट है संघ सरकार के मंत्रालय, सेकंड है तेल और प्राकृतिक गैस निगम, थर्ड है राज्य सहकारी समितियां। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है। जो कैग है नियंत्रक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये राज्य सहकारी समितियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? फर्स्ट है उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि जो उच्च न्यायालय वो न केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। सेकंड, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकते हैं। थर्ड, यद्यपि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता है, किंतु उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा 1 और 3 करेक्ट है। तो ऑप्शन सी आंसर 1 और 3 करेक्ट है। सेकंड वाला हमारा गलत है। उच्चतम न्यायालय भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय केवल अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर रहने वाले व्यक्ति या सरकार या प्राधिकरण के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। तो सेकंड वाला हमारा गलत हो गया। आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 1 और 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी विशेष दिन मतदान के समय लोकसभा में 300 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस परिदृश्य में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक एक केवल 200 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है। बी, मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों की दी गई संख्या के साथ पारित नहीं किया जा सकता है। थर्ड दे रखा है न्यूनतम 150 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है। डी दे रखा है कम से कम 276 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। लोकसभा है उसमें अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है। हालांकि 104वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था 2020, इस संख्या को तब घटाकर 550 कर दिया गया। इसलिए किसी भी संशोधन विधेयक को पारित होने हेतु कम से कम आधे सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। भले ही मतदान के समय केवल 300 सदस्य ही मौजूद हों, लेकिन सदस्य संख्या पूरी होने की स्थिति में संशोधन विधेयक को 276 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में NGHM के तहत भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी। इस संदर्भ में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है यह मिशन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। सेकंड, इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 10 MMT ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। थर्ड है इस मिशन का उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की लक्षित मात्रा के उत्पादन और उपयोग के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 50 MMT CO2 उत्सर्जन में कटौती करना है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है, 1 और 3। सेकंड वाला गलत है। हाइड्रोजन मिशन है, इसके तहत 2030 तक कुल 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के जीवाश्म ईंधन आयात में कमी आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त हुई। अब हम आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।